हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट, जिसे कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। और ये इफेक्ट कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम उसी के नाम पर रख दिया गया, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन भाई साहब भी ओहायो के रहने वाले थे, वहीं फिलहाल मैं रह रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट 1923 में कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया और 1927 में कॉम्पटन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऐसा क्या स्पेशल किया जो भाई नोबेल मिला, तो देखते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली हमारे पास कोई भी एटम है, सपोज कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास। हमें पता है किसी भी एटम की स्ट्रक्चर में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, जैसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके तरफ घूमता रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, आउटर कक्ष है, आउटर शेल जिसको बोलते हैं, या बाह्यतम कक्ष। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूजली बाउंडेड होते हैं, इनको हल्की सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हाई एनर्जी की रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई एनर्जी रेडिएशन, गामा रे ले लो, चाहे एक्स रे ले लो, ये सब हाई एनर्जी होते हैं। तो हमने क्या किया, हाई एनर्जी की रेडिएशन ऐसे प्रोवाइड की जिसकी एनर्जी ई है। इसको आप एच न्यू लिखते हो या एस सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे ही हमने हाई एनर्जी प्रोवाइड की तो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो एटम का आउटर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। बिकॉज उसको इनफ एनर्जी मिल गई, वो वहाँ क्यों टिका रहेगा। आपको ज़्यादा पैसे देंगे तो भाई आप भी बाहर उड़ोगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन भी उड़ने को हो गया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो ये बाहर निकल गया भाई साहब। जैसे ही हमने हाई एनर्जी प्रोवाइड की, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो जो बाकी एनर्जी वो क्या गई, बाकी एनर्जी का फोटोन निकल गया। तो हमारे पास एक नया फोटोन आ गया। ये फोटोन और ये फोटोन सेम नहीं है, बिकॉज इसकी एनर्जी बदल चुकी है। अब इसकी एनर्जी ई डैश होगी, जिसको आप एच न्यू डैश लिख सकते हो या एस सी बाई लैम्डा डैश लिख सकते हो। तो अब हम देख सकते हैं कि ई डैश जो है ये एनर्जी डेफिनेटली कम होगी ई से, बिकॉज ई ओरिजिनल प्रोटॉन था, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो ई ज़्यादा ही होगा, ई डैश कम होगा। अब ई अगर ज़्यादा है तो हमें पता है लैम्डा डैश लैम्डा से ज़्यादा होगा, बिकॉज एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, तो जो नया फोटोन है उसका वेवलेंथ बढ़ गया। इसी को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। देखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी का फोटोन प्रोवाइड करते हैं, एक्सरे ले लो, गामा रे ले लो। अब गामा रे हाई एनर्जी है तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल देगी, और जो बाकी एनर्जी बचेगी उसका हम नया फोटोन निकाल देंगे जिसकी एनर्जी कम होगी पहले से। और एनर्जी कम है तो वेवलेंथ बढ़ गया, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी टक्कर हो रही है इलेक्ट्रॉन की और हमारी रेडिएशन की टक्कर क्या है, इलास्टिक टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, जब भी किसी दो एलिमेंट की प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो वहां पर मोमेंटम यानी कि संवेग और ऊर्जा, एनर्जी हमेशा संरक्षित रहते हैं। जब भी हमारे पास इलास्टिक टक्कर होगी तो मोमेंटम और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेंगे। उसी के बेस पर इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारे पास एक फोटोन, इसकी एनर्जी है ई, एनर्जी आ गई ई, ये है हमारा फोटोन की एनर्जी। अब फोटोन के पास वेवलेंथ होगा, उसको हम लैम्डा वेवलेंथ ले लेते हैं, ये है फोटोन का केस। अब फोटोन चल रहा है, मोमेंट में है, तो उसके पास एक मोमेंटम होगा, मोमेंटम को हम दिखा रहे हैं पी से। अब मोमेंटम क्या होता है, ई बाई सी। एक फोटोन का मोमेंटम दिया जाता है ई बाई सी से, तो यहां पर मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू बाई सी। ये है टक्कर से पहले। और टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई नोड, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो मोमेंटम उसके पास होगा नहीं, तो मोमेंटम हो गया 0। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का केस। अब हम टक्कर के बाद की बात करते हैं। टक्कर के बाद सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन भाई उड़ गया हवा में, इलेक्ट्रॉन के पास फाई एंगल है, तो टक्कर के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, पीई। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, टक्कर के बाद पीई। और एनर्जी ले लेते हैं, सपोज कोई उसके पास नई एनर्जी आ गई ई, बिकॉज एनर्जी तो सपोज उसने फोटोन की एनर्जी कुछ तो ली है ना, तो एनर्जी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी आ गया, बिकॉज अब ये उड़ रहा है भाई हवा में। अब फोटोन का, अब ये हमारा नया फोटोन है, इसकी एनर्जी वेवलेंथ सब कुछ बदल चुका है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ई डैश इजिकल टू एच न्यू डैश, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ई डैश बाई सी। ई डैश बाई सी है तो इसको लिख सकते हैं हम एच न्यू डैश बाई सी, और सपोज इसका कोई वेवलेंथ हो गया लैम्डा डैश।
ये हमारा फोटोन है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इन दोनों की टक्कर हो रही है। टक्कर जब भी हो रही है इस केस में इलास्टिक टक्कर हो रही है। इलास्टिक जिसे आप हिंदी में प्रत्यास्थ बोलते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर है तो मोमेंटम और एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। मोमेंटम एंड एनर्जी संरक्षित रहेगी दोनों में। तो यहाँ पर देखते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं एक्स डायरेक्शन में, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर दो डायरेक्शन है। ये है हमारी एक्स डायरेक्शन, ये है हमारा वाई डायरेक्शन। सपो वाई मेरा थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये है मेरा वाई डायरेक्शन। तो ये हमारा फाई एंगल था इलेक्ट्रॉन का और फोटोन हमारा थीटा एंगल से जा रहे हैं। अब मोमेंटम एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं तो क्या मोमेंटम है फोटोन का? सबसे पहले हमें पता है एच न्यू बाई सी। तो ये आ गया एच न्यू बाई सी, ये आ गया फोटोन का। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा, तो नहीं आया। अब यहाँ पर हम जब फोटोन का मोमेंटम लिखते हैं, फोटोन का मोमेंटम एक्स दिशा में, तो ये है हमारा फोटोन। अब इसका एक्स में कंपोनेंट निकालेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा साथ में। तो ये आ गया हमारा एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी एक कंपोनेंट आएगा एक्स में। तो ये आ गया पी ई कोस फाइव, ये आ गया हमारा एक्स में। इसको आप थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब इसी तरह हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो हम देख सकते हैं कि फोटोन हमारा कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में है, वाई में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वाई कंपोनेंट 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका भी कोई कंपोनेंट नहीं आया, 0 हो गया। अब यहाँ पर जब फोटोन का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, फोटोन का वाई कंपोनेंट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो एक माइनस साइन आएगा, बिकॉज ये माइनस जे कैप को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। और साइन थीटा आएगा बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट एंगल नहीं बन रहा, 90 माइनस थीटा एंगल है, तो यहाँ पर साइन थीटा आ गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के केस के लिए ये प्लस वाई डायरेक्शन है तो प्लस साइन आएगा और यहाँ पर साइन फाई आ गया। अब इसको भी हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 का और 2 का स्क्वायर करें और इनको जोड़ दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जोड़ने से दोनों को स्क्वायर करके कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा पी ई का स्क्वायर, सी यहाँ पर दोनों साइड डिनोमिनेटर में था तो इसको हम इस साइड ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इसको आगे भी यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन 3 को, तो इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। मोमेंटम हमारा कंजर्व हो चुका है तो अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। हमें पता है यहाँ पर फोटोन की एनर्जी ई है तो ई आ जाएगा टक्कर से पहले। ये हमारा टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, ये हमारा टक्कर के बाद फोटोन की एनर्जी और ये टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब इनके फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। फोटोन की एनर्जी हमें पता है एच न्यू होती है, ये टक्कर से पहले, और एच न्यू डैश हो जाएगी टक्कर के बाद। ये है हमारी रेस्ट मास एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन ने दिया था ये फॉर्मूला भाई साहब। हमारी टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़े होंगे, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो थोड़े दिनों में मैं उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, अब वहाँ पर देख लेना। अब इसको सोल्व करते हैं। ये दोनों इक्वेशन हमारी एज इट इज आ जाएंगी। पी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लास्ट इक्वेशन जो 3 थी वहाँ से लिया है, मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये सारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमने डायरेक्ट वहाँ से उठा ली है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं दोनों साइड एच कॉमन लेके एच का डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से म्यू वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, और ये वाली टर्म में एच नहीं था इसलिए एच का डिवाइड हो गया। सिमिलरली इसी टर्म में भी एच नहीं था तो इस बार एच स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इस बार ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब हम इस इक्वेशन का अगर स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगी हमारे पास, इस पार्ट का स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट का स्क्वायर होगा तो वो ये आ गया। अब इन दोनों का भी एक कंबाइन इफेक्ट होगा तो उसका स्क्वायर ये आ गया, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट का स्क्वायर ये आ गया, और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो पूरा नेग्लेजिबल हो जाता है, सिर्फ अंदर वाला कंपोनेंट आ जाता है। तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ से हम जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कट गया, म्यू डैश स्क्वायर से म्यू डैश स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर सी 4 एस स्क्वायर से ये वाला पार्ट कट गया। तो जो बच गया अब उसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास बच गया। अब देखा जाए तो 2 भी कट रहा है हर साइड से, तो 2 को भी उड़ा दो भाई, टक टक टक, तो 2 भी हमारा चला गया। अब हमारे पास ये पार्ट कैसे आया? अब यहाँ से आप देख सकते हो कि म्यू म्यू डैश यहाँ भी है और म्यू म्यू डैश यहाँ भी है। अब म्यू म्यू डैश अगर आप कॉमन लेते हो तो ये वाला इधर आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 1, और ये माइनस कोस थीटा आपने नोट कर लिया, बाकी आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको आगे थोड़ा आप अरेंज करते हो तो यहाँ से म्यू म्यू डैश का मैंने इस साइड डिवाइड कर दिया, और बाकी ये टर्म यहाँ पर कॉमन थी उसका मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया उल्टी साइड जाके।
अब म्यू म्यू डैश का जब आप डिवाइड करोगे तो म्यू बाय म्यू डैश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 बाय म्यू डैश, ये आ जाएगा हमारा 1 बाय म्यू, ये टर्म हमारी एज इट इज हो जाएगी। अब ये क्या है हमारा, अगर हम यहाँ से एक सी इधर भेज दें, एक सी इधर भेज दें, तो पता है म्यू इजकल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा इजकल टू सी बाय म्यू होता है, तो सी बाय म्यू बन जाएगा। तो इसको लिख लेंगे आप 1 बाय लैम्डा डैश, सॉरी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो अब ये देख सकते हैं कि लैम्डा डैश में लैम्डा घटाने पर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वेवलेंथ बढ़ गया था टक्कर के बाद। ये कॉम्पटन का फॉर्मूला है, इसी को कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन ने दिया था भाई, इससे पहले कोई इसको सोल्व नहीं कर पाया था। और ये हमारा पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, बिकॉज हमने एक मोमेंटम यूज किया है, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किया है, जो एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पर वेवलेंथ हमारा बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा कौन सा एंगल था, थीटा वो एंगल था जिस एंगल से हमारा फोटोन निकला था बाद में, ये हमारा थीटा एंगल था, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फाई इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फाई एंगल यूज किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ थीटा पर निर्भर कर रहा है, बाकी सब कॉन्स्टेंट वैल्यू है यहाँ पर। यही रिजल्ट हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो यहाँ से प्रूव हुआ था कि कॉम्पटन इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए भाई उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ये हमारा फॉर्मूला हमारे पास आया है लास्ट में, कॉम्पटन फॉर्मूला। अब इसके स्पेशल केस बनाते हैं कुछ। पहला स्पेशल केस हम लेते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, सपोज ये हमारा फोटोन आया था, ये इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसके बाद सेम उसी डायरेक्शन में हमारा फोटोन निकल गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1, तो डेल लैम्डा हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, मतलब लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम आ गया। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास अगर ई एनर्जी से निकला था फोटोन, तो सेम एनर्जी से फोटोन वापस निकल जाएगा। ये हमारा पहला केस आ गया। सेकेंड केस अगर हम लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हम 19 कर दें, थीटा की वैल्यू हम 90 कर दें, तो हमें पता है कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0। तो यहाँ से हमारे पास ये सेम टर्म आ जाएगी, लैम्डा डेल लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम ई सी। इस वैल्यू को पर्टिकुलर नाम दे दिया कॉम्पटन वेवलेंथ, बिकॉज आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। हमें एच की वैल्यू भी पता है, एम ई की वैल्यू भी हमें पता है, सी की वैल्यू भी पता है, इसलिए इसका स्पेशल नाम रख दिया कॉम्पटन वेवलेंथ। नेक्स्ट केस हम लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू हमारी 180 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू हमने 180 ली, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कोस 180, या जिसको आप कोस पाई भी बोलते हो, कोस पाई, उसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 करने से क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2h m बाई सी। तो ये वैल्यू एक हाईएस्ट वैल्यू है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इस केस में हो क्या रहा है, ये हमारा फोटोन इस तरह आया था और सेम उससे रिपल्स होके इसी डायरेक्शन में चला गया, उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। इसको बोलते हैं बैक स्कैटरिंग। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा हम वैल्यू से ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।